नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं शहाना असद और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण तिवारी जो कि एक रोमेटोलॉजिस्ट हैं। तो आज हम सर से जानना चाहेंगे रोमेटोलॉजी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो सर, आप कुछ हमारे ऑडियंस को बताएं कि रोमेटोलॉजिस्ट असल में है क्या। नमस्ते शाना जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि रोमेटोलॉजिस्ट क्या है, क्योंकि आम जनता को इस विषय में जानकारी नहीं होती है। जैसे मान लो कि किसी को हार्ट अटैक आता है तो उनको पता है कि उनको कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है, किसी को पैरालिसिस होता है तो उनको पता है कि उनको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। पर रोमेटोलॉजी के लक्षणों को लोग नहीं जानते हैं, रोमेटोलॉजी ब्रांच को नहीं जानते हैं। रोमेटोलॉजी जनरल मेडिसिन की एक सब स्पेशलिटी है, मतलब कि लोग पहले एमडी मेडिसिन करते हैं, फिर इन ऑटो इम्यून रोगों के विषय में स्पेशलाइजेशन करते हैं। ऑटो इम्यून रोग ऐसे रोग होते हैं जो अपने शरीर का इम्यून सिस्टम अपने विरुद्ध कार्य करने लगता है, मतलब अपना शरीर अपना दुश्मन स्वयं बन जाता है और वो अपने शरीर के आंतरिक अंगों और जोड़ों को प्रभावित करने लगता है। तो ऐसे रोगों को रोमेटोलॉजिस्ट द्वारा ट्रीट किया जाता है। इनका इलाज मोस्टली लंबा चलता है। तो सर, मतलब रोमेट में हम कैसे जाने कि क्या सिम्टम्स क्या होते हैं रोमेटोलॉजी के। रोमेटोलॉजिकल पेशेंट्स के जो साधारण लक्षण होते हैं, जो मोस्टली आम जनता जिनको समझ सकती है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है सुबह उठते ही होने वाली जकड़न। जैसे किसी के हाथ के छोटे जोड़ अगर इन्वॉल्व हैं तो सुबह सुबह आधे घंटे के लिए जोड़ जकड़े रहते हैं। सुबह उठते हैं तो पीठ में या कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एकदम से जकड़न रहती है। या मांसपेशियों में जैसे सुबह सुबह हाथ कंधे से ऊपर नहीं जाता, सुबह सुबह पहला कदम जमीन पे नहीं रखा जाता, सुबह सुबह पैर लंबा नहीं किया जाता, मतलब घुटने में जकड़न रहती है। सुबह उठकर होने वाली जकड़न रोमेटोलॉजिकल बीमारियों का सबसे मुख्य लक्षण है। इसके अलावा बार बार मुंह में होने वाले छाले, धूप से एलर्जी, शरीर पर बनने वाले चकत्ते, ये सब भी रोमेटोलॉजिकल बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो बीमारियां होती हैं उनको यूजुअली फिजिशियंस देखते हैं, जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, किडनी फेलियर है, वो ऑटो इम्यून कारणों से अगर है तो आपको वो रोमेटोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं। सर, रोमेटोलॉजी में मेजर डिसीजेस क्या रहती हैं जिसको आप लोग ट्रीट करते हैं। जी, तो देखिए, मुख्य बीमारियां जिसे अपन हिंदी भाषा में गठिया बोलते हैं, क्योंकि अपन हिंदी भाषा में सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द, सूजन, जकड़न को बोल देते हैं कि गठिया है और सबको एक जैसा ही गठिया मान लेते हैं। तो आम जनता की जो समझ है वो है गठिया, पर गठिया के कई प्रकार होते हैं। उनमें से मुख्य प्रकार होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे हिंदी भाषा में गठिया बाई बोलते हैं, या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो एज के साथ जोड़ों में घिसाव होता है, जो ओल्ड एज में घुटने या हाथ के जोड़ों में जकड़न होने लग जाती है, कूले घिसने लगते हैं। इसके अलावा एक सब ग्रुप होता है जिसको स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस बोलते हैं, जो यंग एज में लड़कों को प्रभावित करता है। इसमें कमर में जकड़न होती है, आंतड़ियों में छाले या मुंह में छाले पड़ने लगते हैं। एक ग्रुप होता है जिसको लूपस, शॉगरेन सिंड्रोम या वेस्कुलाइटिस बोलते हैं। इसमें मेजर ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं जो शरीर के आंतरिक अंगों को प्रभावित करती हैं। और एक ग्रुप रहता है जिसमें क्रिस्टल्स डिपोजिट हो जाते हैं जोड़ों में, जैसे गाउट, सूडो गाउट, ऐसी बीमारियां हैं। कुछ मायोसाइटिस रिलेटेड बीमारियां जो मसल्स को प्रभावित करती हैं। कुछ माइल्ड बीमारियां हैं जैसे फाइब्रोमाइल्डिया। कुछ ऐसी बीमारियां जिनमें बार बार फीवर आता रहता है, पीरियडिक फीवर सिंड्रोम। कुछ इम्यूनो डेफिशिएंसीज हैं कि आपकी इम्यूनिटी कम रहती है, आपको बार बार इन्फेक्शंस होते रहते हैं। ऐसी कई सारी वाइड स्पेक्ट्रम की बीमारियां हैं। और कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां जो केवल आंखों को प्रभावित करती हैं, कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां जो केवल फेफड़ों को प्रभावित करती हैं, जैसे ILD। कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां जो केवल हार्ट को प्रभावित करती हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। रोमेटोलॉजी एक अंग या एक सिस्टम तक सीमित नहीं है, ये शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है। तो सर, रोमेटोलॉजी में हम ये कैसे डिसाइड करें कि एक सही डॉक्टर कौन है, स्पेशलिस्ट कौन है रोमेटोलॉजी से रिलेटेड। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मेरे को लगता है कि लोगों में इसको लेके बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है। सबसे पहले तो ऑर्थोपेडिक्स और रोमेटोलॉजी को अलग अलग समझना चाहिए। ऑर्थोपेडिक एक सर्जिकल स्पेशलिटी है, MBBS के बाद MS ऑर्थोपेडिक्स होती है। रोमेटोलॉजी जो है एक मेडिसिन की सब स्पेशलिटी है। MG मेडिसिन के बाद रोमेटोलॉजी के कोर्सेज होते हैं। तो अपने को ये देखना है कि हमें एक फिजिशियन को दिखाना है। अगर आपको चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है या फिर आपको सर्जरी करानी है तो आपको ऑर्थो में दिखाना है। अगर आपके जोड़ों में सूजन, दर्द, जकड़न स्वयं हो गए हैं तो आपको एक क्वालिफाइड रोमेटोलॉजिस्ट को ही दिखाना है। सर, आज आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि अगर किसी को रोमेटोलॉजिस्ट बनना हो तो उसको सही कोर्स क्या रहेगा, उसे क्या करना चाहिए अपनी MBBS डिग्री के बाद। तो रोमेटोलॉजिस्ट बनने की जर्नी मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल कई लोग आके पूछते हैं कि सर कैसे बनते हैं रोमेटोलॉजिस्ट। बिल्कुल। लेकिन इंडिया में रोमेटोलॉजिस्ट बनने का जो जर्नी है उसमें आप 12th के बाद में एक नीट UG एग्जाम देते हैं, जिससे आप MBBS कोर्स करते हैं जो 5.5 साल के आसपास करता है। फिर आप नीट PG एग्जाम देते हैं, फिर आप MD मेडिसिन या DNB मेडिसिन में एडमिशन लेते हैं।
वो 3 साल ख़त्म होने के बाद में आप एक और एग्ज़ाम देते हैं जिसका नाम है नीट एसएस सुपर स्पेशलिटी। उसके थ्रू आप डीएम या डीआरएनबी रोमेटोलॉजी कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, जो 3 साल का एक और कोर्स रहता है। तो ओवरऑल ये जर्नी आप ये मानिए कि हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को देखते हुए नियरली 15 साल की जर्नी होती है। तो 12th के बाद एक क्वालिफाइड रोमेटोलॉजिस्ट बनने में इंडिया में आपको नियरली 12 से 15 साल का मिनिमम समय लगता है, क्योंकि मेडिसिन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। मतलब आप कोई भी आप एक भी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते। आप सीधा रोमेटोलॉजिस्ट नहीं बन सकते। आपको बैकग्राउंड में सीखना ही पड़ेगा कि जनरल मेडिसिन की क्या नॉलेज है, एमबीबीएस की बेसिक नॉलेज क्या है, क्योंकि बीमारियां शरीर के सभी तंत्रों को इन्वॉल्व करती हैं और सब इंटर रिलेटेड होता है। तो ऑडियंस, मुझे लगता है कि आपको रोमेटोलॉजी से रिलेटेड आज काफ़ी सारी जानकारियां हमें सर के द्वारा जानने को मिली, और ये भी एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया कि अगर हमें रोमेट बनना है तो हमें कौन से कोर्सेज करना है और किस फील्ड में जाना है आगे। तो सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतने शॉर्ट में और इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि रोमेटोलॉजी एक्चुअल में है क्या। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा, और फ्यूचर में हम इस तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। सर, एक बार आपका फिर से धन्यवाद। थैंक यू।